मैं डॉक्टर ऋचा सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद ऋचा मैम। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। वैसे तो इन्फ्लेशन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में और उसके टाइप्स को भी, लेकिन यहाँ पर ये कुछ डिफरेंट है क्योंकि उसके टाइप्स के अलावा भी बहुत सारे नाम इन्फ्लेशन के हमें सुनने को मिलते हैं और एग्जाम्स में जब आते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या है। तो आज हम उन्हीं सबको डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लेशन में किस किस तरीके के फॉर्म्स हो सकती हैं। तो आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें जो फॉर्म्स हैं, ट्रेंड इन्फ्लेशन है, क्रेडिट इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्फ्लेशन, डिवैल्यूएशनरी इन्फ्लेशन, ओपन सप्रेस्ड स्क्यूफ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। और जिस हिसाब से अब एग्जाम्स का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है उस हिसाब से ज़रूरी भी है कि हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रीफ में हम पहले इन्फ्लेशन क्या है इस चीज़ को देख लेते हैं। इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो है प्राइस राइज। जी हाँ, लेकिन एवरी प्राइस राइज इन्फ्लेशन नहीं होता है। एक कंसिस्टेंट प्राइस राइज जो कि इकोनॉमी के लेवल पर है तो ही हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और इसको हम सिंपल लैंग्वेज में महंगाई कह सकते हैं, लेकिन वो उसका बिल्कुल एक्यूरेट मीनिंग नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए एक बहुत अच्छा टर्म है। तो देखते हैं। इन्फ्लेशन इज द राइजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। इट इज एन economics term that means you have to spend more to fill your gas tank, buy a kg of milk or get a haircut। मतलब कोई भी चीज जो हम लेते हैं, यूज करते हैं, खरीदते हैं, उस पे हमें हर बार पहले से ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। यानी कि कोई भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो सकता है, पिछले साल जितने का हम खरीदते थे इस साल हमें उससे ज़्यादा का ही खरीदना पड़ता है और अगले साल और भी ज़्यादा महंगा हमें खरीदना पड़ेगा। तो ये जो कंसिस्टेंट प्राइस राइज है यही इन्फ्लेशन है। और इन्फ्लेशन देखिए यहाँ पे इंक्रीजेज योर कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ा देता है। तो एज प्राइस राइजेस योर मनी बाइज लेस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो हम पहले से कम चीज़ों को खरीद पाएंगे। यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन लीड्स टू अ डिक्लाइन ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी। जो इन्फ्लेशन है, महंगाई तो है ही, महंगाई मीन्स प्रोडक्ट्स के प्राइसेस तो बढ़ ही जाते हैं, लेकिन उससे एक और चीज़ एसोसिएटेड है, वैल्यू ऑफ मनी। जैसे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है ठीक उसी तरीके से मनी का प्राइस या वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज कर जाती है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हमने एप्पल ले लिया, पहले हम 50 रुपये पर केजी खरीदते थे, अब हम 100 रुपये पर केजी खरीदते हैं। तो अगर हम एप्पल के केस में देख रहे हैं तो उसका प्राइस बढ़ गया, 50 रुपए से 2 गुना हो गया, यानी कि 100 रुपए हो गया। लेकिन अगर हम वैल्यू ऑफ मनी देखें तो जितने रुपए में हम पहले, यानी कि 50 रुपए में हम पहले 1 केजी सेब खरीद पाते थे, अब केवल हाफ केजी एप्पल ही खरीद पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि जो मनी का प्राइस है वो घट गया। तो दोनों एक ही बात हम कह सकते हैं, लेकिन अपोजिट है। प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने का मतलब है मनी का प्राइस घट जाना। अब यहाँ पे द इन्फ्लेशन रेट इज द एनुअल परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लेवल। नॉर्मली इसको एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पर एक और चीज एसोसिएटेड है, इन्फ्लेशन जहाँ भी है वहाँ पे एक्सेस ऑफ करेंसी है या प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है और दूसरी तरफ सप्लाई कम है। ये बहुत सारे तरीकों से हमें देखने को मिल सकती है। जैसे इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक इम्बैलेंस हो जाएगा डिमांड और सप्लाई में। और अगर सप्लाई घट रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो सीधा सीधा बहुत बड़ा इम्बैलेंस है।
और अगर दोनों घट रहे हैं लेकिन कंपैरेटिवली सप्लाई ज़्यादा घट रही है, तो कोई भी हम इन चीज़ों को देखें, डिमांड और सप्लाई के हिसाब को अगर हम देखें, हर एक में सिर्फ हमें ये देखना है कि डिमांड कंपैरेटिवली अगर ज़्यादा है सप्लाई से, तो इकोनॉमी इन्फ्लेशन की तरफ मूव कर रही है। और एक बात साथ में ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन हमेशा खराब नहीं होती है। ये खराब सिर्फ तब होती है जब एक लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है। तो वापस हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। टाइप्स जो इसके फॉर्म्स हमने देखे हैं, फर्स्ट है ट्रेंड इन्फ्लेशन या चलन स्फीति। देखिए, किसी भी रीजन से अगर इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ करेंसी बढ़, अब डिमांड तो बढ़ गई लेकिन सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी क्योंकि प्रोडक्शन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो रिजल्ट क्या होगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी इकोनॉमी में। और जब भी ये इम्बैलेंस होता है, डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, तो अपने आप ही प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं और इसी को हम ट्रेंड इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट इन्फ्लेशन। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका काम होता है लोन देना, वेरियस पर्पस होते हैं उसके लिए भी। तो यहाँ पर क्योंकि वो तो सिंपल से अपने प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, और यहाँ पर जब वो लोन देना बढ़ा देते हैं या ज़्यादा लोन देने लगते हैं, जो कि इकोनॉमी में एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तो बैंक के ज़रूरत से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन की वजह से या ज़्यादा लोन देने की वजह से जब क्वांटिटी ऑफ करेंसी इकोनॉमी में बढ़ती है, तो हम इसे क्रेडिट इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक, लेकिन नाम से ही हमें पता चलता है कि मांग प्रेरित स्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन आ रही है। वैसे तो जब भी डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, ये कंडीशन आने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं, लेकिन हम इसको कीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। यहाँ पे कीन्स ने बताया था, प्रोफेसर कीन्स ने, कि जो इन्फ्लेशन है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आती है। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सब लोगों के पास रोजगार है, सबके पास पैसा है, इनकम है, यानी कि डिमांड इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन उस डिमांड को पूरा करने के लिए अगर प्रोडक्शन किया जाए तो फर्दर एम्प्लॉयज़ नहीं मिलेंगे, उससे ज़्यादा लोगों को हम काम पे लगा ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। इससे ज़्यादा ना तो लोग हैं ना उन्हें काम पे लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि सप्लाई बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं है, लेकिन डिमांड एक्सट्रीम पॉइंट पर है। इसीलिए यहाँ पर क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, तो अपने आप प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। इसको ना बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, इसको कहीं भी हम फिट कर सकते हैं। देखिए, एक शॉप पे कोई सामान बहुत थोड़ा सा है लेकिन खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, यही तो मतलब हुआ कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, फाइनली वो शॉपकीपर उस चीज़ को महंगा बेच पाएगा। तो वही चीज़ हम इकोनॉमी पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यहाँ पर क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए यहाँ पर इन्फ्लेशन आएगा। और क्योंकि वो डिमांड की वजह से आया है, तो हम इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ भी नाम से हमें जैसे पता चल रहा है, कॉस्ट की वजह से, कॉस्ट यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है या जिसे हम लागत कहते हैं, लागत ज़्यादा होने की वजह से जब इन्फ्लेशन आता है तो हम उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, रेंट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, जिस भी चीज़ के बढ़ने से कॉस्ट बढ़ती है। और कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए प्राइसेस को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर कॉस्ट बढ़ने की वजह से आगे जाके प्राइसेस को बढ़ाया गया है, और ओबियसली प्राइस बढ़ाएगा तो वो सप्लाई भी कम करेगा। तो यहाँ डबल रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से मुद्रास्फीति बढ़ती है।
और इस मुद्रास्फीति को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। और यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, डिमांड के साथ हमें पुल शब्द यूज करना है और कॉस्ट के साथ पुश शब्द ही यूज करना है। नेक्स्ट आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्फ्लेशन। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट के बजट से। नॉर्मली डेफिसिट का बजट बनाया जाता है और वही बेटर भी है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो डेफिसिट बजट का मतलब है गवर्नमेंट मतलब घाटे में है, एक्सपेंसेस गवर्नमेंट ने ज़्यादा किए हैं जबकि उसकी अर्निंग या उसके रेवेन्यूज कम है। तो जब गवर्नमेंट के पास घाटा है या डेफिसिट हो रहा है बजट में, तो उसको पूरा करने के लिए उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तरीके होते हैं, जिनमें से एक है डेफिसिट फाइनेंसिंग या नए नोट छापकर अपने घाटे को पूरा करना। तो गवर्नमेंट जब अपने बजट घाटे को या डेफिसिट को पूरा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है या हीनार्थ प्रबंधन को अपनाती है, तो इसकी वजह से फ्लो ऑफ करेंसी या फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ जाता है और जो कि इन्फ्लेशन को इनवाइट करता है या जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो हम उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा पैसा आएगा इकोनॉमी में, फ्लो ऑफ मनी ज़्यादा होगा, तो लोगों के पास भी ज़्यादा इनकम आएगी और वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। अब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डिमांड बढ़ी है। नेक्स्ट है डिवैल्यूएशनरी इन्फ्लेशन या अवमूल्यन जनित मुद्रास्फीति। गवर्नमेंट अक्सर ऐसा भी करती है कि वो अपनी जो मुद्रा है या करेंसी है उसका अवमूल्यन कर देती है या उसकी वैल्यू को कम कर देती है। अब जो मुद्रा का अवमूल्यन है वो एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इंपोर्ट के लिए उतना अच्छा नहीं है इंपोर्ट के लिए, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि डिवैल्यूएशन को ऐसा हम समझ सकते हैं कि जब फॉरेन कंट्रीज से हमारे देश के प्रोडक्ट को परचेज किया जाएगा तो उन्हें अब पहले से कम करेंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश की मुद्रा डिवैल्यूड हो गई है या उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो उन्हें अब कम पैसा देना पड़ेगा अपनी करेंसी में या जो भी करेंसी वो देते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों को हमारे देश से सामान खरीदना बहुत सस्ता लगने लगेगा, जिसकी वजह से हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और डिवैल्यूएशन के बाद एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाने से कंट्री के अंदर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाती है या प्रोडक्शन कम रह जाता है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का फिर से एक इम्बैलेंस बन जाता है। डिमांड यहाँ ज़्यादा होती है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से इन्फ्लेशन आता है या it contributes inflationary pressure inside the country because of higher import prices. Next है ओपन इन्फ्लेशन या खुली मुद्रा स्फीति। खुली का मतलब है ओपन, यानी कि जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उसी को तो हम ओपन बोलेंगे। तो वही इन्फ्लेशन के साथ में है कि इन्फ्लेशन इज सेड टू बी ओपन व्हेन गवर्नमेंट एंड द मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ अ कंट्री डू नॉट टेक एनी मेजर टू कंट्रोल द स्पेंडिंग्स ऑफ द पीपल। देश में स्फीति को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जब कोई भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट नहीं लेती है, यहाँ पे चाहे मार्केट फॉर गुड्स हो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मार्केट हो, दे ऑलवेज फंक्शन फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली वो वहाँ पर काम करते हैं और गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस किसी चीज़ में नहीं होता है, ना डिस्ट्रीब्यूशन में या सप्लाई में होता है, नॉट इवन इन दी प्राइस डिटर्मिनेशन।
प्राइस अपने आप डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमिन होते हैं या निर्धारित होते हैं। तो इस तरह की इन्फ्लेशन को हम एक खुली मुद्रास्फीति या ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ये उसी का अपोजिट है। जब गवर्नमेंट सप्लाई को कंट्रोल करती है या लोगों की जो प्रोडक्ट को परचेज करने की या कंज्यूम करने की हैबिट्स होती हैं उन पर कंट्रोल करती है बहुत सारे तरीकों से। जैसे यहाँ देखिए, बाय द यूज ऑफ लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब है अपने आप ही गवर्नमेंट उस चीज़ को थोड़ा सा टफ बना रही है कि हर पर्सन उसे परचेज ना कर पाए। यहाँ पर प्राइस कंट्रोल्स एंड राशनिंग, वो भी वही सिस्टम है कि एक लिमिट से ज़्यादा एक पर्सन किसी चीज़ को परचेज ना कर पाए। तो इस तरह के कंट्रोल्स जब गवर्नमेंट लेती है या इनिशिएटिव लेती है तो उसके बाद जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे प्रेस किया हुआ है, पूरे तरीके से वो ओपनली काम नहीं कर पा रही है, तो उसे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन या रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन एक ऐसी मुद्रास्फीति है जिसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, डिफ्लेशन बिल्कुल अपोजिट है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन से बिल्कुल अपोजिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्राइस घटते हैं और वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों एक साथ हमें देखने को मिलते हैं इकोनॉमी में, इसलिए उस कंडीशन को हम ना तो इन्फ्लेशन कह सकते हैं ना ही डिफ्लेशन, तो हमने उसे नाम दे दिया स्क्यूफ्लेशन। अब इसका एक्यूरेट मीनिंग ये बनता है कि जब इकोनॉमी में स्थिरता हो, यानी कि जो मूल्य है उनमें या तो स्थिरता हो या डिफ्लेशन की स्थिति वहां पर हो रही हो, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी या ग्रुप ऑफ कमोडिटीज अपवार्ड मूवमेंट करते हैं या इन्फ्लेशनरी ट्रेंड उसमें देखने को मिलता है। इसको एक बार दोबारा से मैं बोल देती हूँ। देखिए, सारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में या तो स्थिरता है या डिफ्लेशन है, लेकिन एक प्रोडक्ट या एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को बताता है या उसमें इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। तो इस तरीके की इन्फ्लेशन को हम तिरछी मुद्रास्फीति या स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। ये देखिए, मैंने इंडिया की कंडीशन को लिया है जहां पर कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जिसको हमने ऑरेंज लाइन से दिखाया है ये स्थिरता वाली स्थिति में थे, इनके मूल्यों में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे, लेकिन केवल अनाज जो फूड ग्रेन्स था उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे और बढ़ते बढ़ते वो 20% को भी क्रॉस करके ऊपर निकल गए थे। ये बात है 2009-10 की। 2009-10 में जो फूड ग्रेन्स थे वो तिरछी मुद्रास्फीति को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि 20% से भी ज्यादा हो गई थी, जबकि बाकी सभी चीजों के मूल्यों में स्थिरता बनी हुई थी। नेक्स्ट है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। बॉटल नेक इन्फ्लेशन रीजन होता है सप्लाई की वजह से। देखिए, हम इधर पिक्चर में देखते हैं, एक तरफ डिमांड है और एक तरफ सप्लाई है, लेकिन अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन से अचानक सप्लाई एकदम से घट जाए और घट के बहुत कम हो जाए, तो यहाँ पर जो इम्बैलेंस बन जाएगा डिमांड और सप्लाई का, ये किस चीज को लेकर आएगा? इन्फ्लेशन को, यानी कि प्राइस राइज को। प्राइसेस यहाँ पर बहुत तेजी से अब बढ़ेंगे क्योंकि अचानक किसी रीजन से सप्लाई एकदम से घट गई है। कोई एक्सीडेंट यहाँ पर इस तरीके का हो सकता है, इकोनॉमी का इम्बैलेंस हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, स्ट्राइक हो गया, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या इवन मिसमैनेजमेंट यहाँ पर हो गया। इन सब रीजन से अगर सप्लाई घटकर बहुत कम रह जाती है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस होता है, और उस इम्बैलेंस की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको हम गत्यावरोध इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति या बॉटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं। रीजन यहाँ पे देखिए, सप्लाई साइड एक्सीडेंट्स
हैजार्ड्स और मिसमैनेजमेंट। इसके बाद अब नेक्स्ट आती है कोर इन्फ्लेशन या मर्म मुद्रा स्फीति। देखिए, जो कोर इन्फ्लेशन है इसमें हम ऐसी चीज़ों को जो लिस्ट है प्रोडक्ट्स की जिनके बेसिस पे हमें इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना है, उनमें से ऐसी चीज़ों को अलग कर देना है जिनके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस जिनमें आती रहती हैं। तो it is an inflation measure which excludes transitory or temporary price volatility. इसमें as in case of some commodities such as food items and energy products, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं करते, यानी कि जब ये कैलकुलेट की जाती है तो ये माना जाता है फूड और एनर्जी बहुत ज़्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन आने वाले प्रोडक्ट्स हैं तो उनको अलग कर दिया जाता है, फिर बाकी सब चीज़ों में रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। भारत में भी देखिए कोर इन्फ्लेशन रेट फॉर अगस्त 2020 यानी कि 19 से 20 तक का was 1.7% ओवर अ ईयर। तो यहाँ पर ये इसको कैलकुलेट तो किया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये बहुत अच्छा मेजर ऑफ इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि भारत में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव ही इन्हीं चीज़ों का पड़ता है, फूड आइटम्स एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो इन दोनों को अगर हम इसमें एक्सक्लूड कर देंगे तो भारत की मुद्रास्फीति की सही कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो इसके साथ ही मेरा आज का टॉपिक ये ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि बहुत सारी नई चीज़ें इसमें हमने डिस्कस की हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको एक दो बार सुनेंगे, समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे वो फिलिप वक्र के ऊपर, जो कि इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड है, उस पर हम लेके आएंगे। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।